तो कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाना चाहिए। तभी मुझे पता चला कि एसएससी सीएचएसएल 2020 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है ड्यू टू कोविड। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी पे एक वीडियो बनाता हूँ ताकि उन एस्पिरेंट्स को हेल्प हो सके जो आगे इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। मैं भी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया था और मैं रिकवर कर रहा था। अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाता हूँ जिससे आप लोगों का थोड़ा हेल्प हो सके। और ये वीडियो सिर्फ एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए वैलिड नहीं है। अदर एग्जामिनेशन लाइक एसएससी सीजीएल या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उतना ही वैलिड है। अगर जो मैं टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आप डेफिनेटली किसी भी एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को 10 से 15 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो टिप्स। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो अभी तक बहुत सारे शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका होगा, तो आपको क्या करना है, उन सारे शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है। तो आपको डिफरेंट वेबसाइट में आपको ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करना है और उसको अच्छे से एनालाइज करना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको एक नोट कॉपी बनाना है और नोट कॉपी में पहले दिन का पेपर का पहला शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल सके। ऐसा हो सकता है कि आपको एक वेबसाइट से या फिर एक प्लेटफॉर्म से सारे क्वेश्चंस ना मिले, तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके, डिफरेंट वेबसाइट पे जाके आपको सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले सर्च करना है और उस नोट्स कॉपी में लिख लेना है। आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप उस शिफ्ट का सर्च कर सकते हो, आप सर्च करना और सारे को उस नोट्स कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको इसका सारा का सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको सारे का सॉल्यूशन अच्छे से करना है और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वो करना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगेगा वो लगेगा जीए में लगेगा, जीके में लगेगा। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ क्यों टाइम लगेगा। क्योंकि मान लीजिए जीके में डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको इंडिया में जितने भी डैम्स हैं और कौन से रिवर पे डैम बना हुआ है, आपको उसका एक प्रॉपर नोट बनाना पड़ेगा। आप उसी नोट कॉपी में या फिर जीए के किसी भी कॉपी में आप उसे बना सकते हो। मान लीजिए आपको नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको जितने भी इंडिया में फेमस नेशनल पार्क है, किस लिए फेमस है, आपको उसका नोट्स बनाना होगा। तो जीए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आपको सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट से या फिर यूट्यूब से और आपको उसको प्रॉपर नोट बनाना है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। मान लीजिए हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, तो आपको तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल है कि उसी से आपको आगे क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में मिल सके। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, सेकेंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो आपको जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको करके जाना है। तो आपके लिए एक लिमिटेड पोर्शन हो जाएगा, आपको उतना ही लिमिटेड पोर्शन को अच्छे से करके जाना है। सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, बस जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। मैथ्स में आपको क्या देखना है, मैथ्स में आपको देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से कितने क्वेश्चंस हैं जो कि इजी पूछ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस हैं जो कि डिफ़िकल्ट पूछ रहे हैं और किस किस चैप्टर से पूछ रहे हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस को, उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको अपने नोट्स कॉपी से करना है। उसके बाद डीआई के क्वेश्चंस को देखना है कि किस टाइप के डीआई के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको उस टाइप के डीआई के क्वेश्चंस को करके जाना है। सिमिलर टाइप के डीआई क्वेश्चंस आपको सर्च करना है इंटरनेट से या फिर बुक से और उस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। इसी तरह से इंग्लिश का भी करना है आपको। इंग्लिश में ये देखना है कि इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन सेक्शंस से क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, क्या इनडायरेक्ट डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है तो आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के क्वेश्चंस को करके जाना है। जनरली प्री में नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा जा रहा है इसका मतलब आगे वाले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को करके जाना है। वो कैब के कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अपने नोट्स कॉपी अपने जो बनाया उससे करके जाना है अच्छे से। याद रखना है कि जितने भी शिफ्ट अभी तक हो चुके हैं सारे के क्वेश्चंस को आपको नोट कॉपी में प्रॉपर बनाना है विथ सॉल्यूशन और उसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करके जाना है ताकि जब
उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको सोचना ना पड़े, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करें और आपका टाइम इससे बहुत बचेगा। उसके बाद जो दूसरा टिप्स आपके लिए है वो है मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। तो इस टाइम पे भी अभी आपके जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है तो आपको थोड़ा टाइम आपके पास है, तो इस टाइम पे भी आपको मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़ना है। सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस पर रिलाई नहीं करना है, एनालिसिस पे रिलाई नहीं करना, आपको मॉक टेस्ट भी देना ताकि आपको एग्ज़ाम देने का जो फ्लो है बना रहे। आपको एक ही मॉक टेस्ट देना है, दिन में 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, आपको उसको देना है और अच्छे से एनालाइज करना है और साथ में रिवीजन भी करते रहना। कुछ चीज़ों के रिवीजन नहीं छोड़ना है, जैसे कि इंग्लिश में आपको वोकैब का रिवीजन करते रहना है, क्योंकि वोकैब अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो मॉक टेस्ट एंड रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपको डिसाइड कर लेना आपका सीक्वेंस ऑफ सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि आपको जब मॉक टेस्ट देते हो तो आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा बाद में करना है और उसके बाद कौन करना है, आपको ये डिसाइड करके चलना है। एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेना और उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है मॉक टेस्ट में, और वही सीक्वेंस भी एग्ज़ाम में फॉलो करना है ताकि आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। जो आपको सीक्वेंस बेस्ट लगता है आप वो डिसाइड कर सकते हो। मेरा सीक्वेंस था, मैं पहले रीजनिंग करता था, उसके बाद इंग्लिश करता था, फिर मैथ करता था और लास्ट में मैं जीके के लिए रखता था टाइम 7 से 8 मिनट, और मेरा टाइम पे हो जाता था। उसके बाद जब अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप उसको अच्छे से एनालाइज भी करो। आपको भागना नहीं है कि मॉक टेस्ट दे दिया, मार्क्स इतने आ गए और छोड़ दिया। आपको उसको अच्छे से एनालाइज भी करना है कि मेरे मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं, किस सेक्शन में कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, आपको वो अच्छे से एनालाइज करना। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस ही होता है जो आपको मार्क्स को इम्प्रूव करता है। अगर आप अच्छा एनालिसिस करते हो तो आपका मार्क्स हमेशा 1-2 मार्क्स इम्प्रूव करता जाएगा। उसके बाद आपको जो रिवीजन करना है, मैंने आपको बताया कि वोकैब आपको रिवीजन करना है। साथ में आपको मैथ्स में फॉर्मूलेज बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के, आपको उसको रिवीजन करना है। जैसे 2D में आपके एरियाज़ का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, प्रिज्म में फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रीज में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, उनको आपको रिवाइज करते रहना है। आपको उसको कैसे रिवाइज करना, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक छोटी सी पेज में उस फॉर्मूले को लिख सकते हो और बार बार आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अपने टेबल के सामने चिपका सकते हो उसे लिख कर, और उसे आप रिवाइज कर सकते हो। इंग्लिश में आपको मैंने बताया कि आपको जितने भी वोकैब्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ग्रामर्स रूल्स हैं, उसको आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आप भूल ना जाओ एग्ज़ाम के टाइम पे। आपको उसको बार बार रिवाइज करते जाना है। डेली 1-2 घंटे आपको रिवीजन के लिए टाइम देना है। उसके बाद जो तीसरा टिप्स आपके लिए है, आपको इस टाइम में रिलैक्स रहना, काम रहना है। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनका इफ़िशियंसी बहुत घट जाता है और वो मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, और वो थोड़ा भूलने लगते हैं चीज़ों को और वो हड़बड़ा जाते हैं। उनका लगता है कि मार्क्स मेरे इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस समय एकदम रिलैक्स रहना है और काम रहना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप योर सेल्फ हेल्दी। आप सभी को पता है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है और बहुत तेज़ी से ये कोविड स्प्रेड हो रहा है, तो आपको इस टाइम को अपने आप को सेफ रखना है। अगर आप गलती से भी इस टाइम पे अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हो तो आपको मिनिमम आपका 14 डेज चला जाएगा आपका टाइम, और आपका सारा प्रिपरेशन धरा का धरा रह सकता है। तो आपको इस समय अभी बीमार होने से बचना है। इसके लिए आपको अभी अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। ये हमेशा के लिए है, ऐसा नहीं, लेकिन आपको इस समय आपको सेफ रहना है, बीमारी से बचना है। अवॉइड करें बाहर जाना, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करना थोड़ा अवॉइड करें और अपने आप को सेफ रखें। क्या कर सकते हो आप, डेली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो, मॉर्निंग एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो आप वॉक पे भी जा सकते हो, 4-5 किलोमीटर का वॉक करोगे, वो भी आपको हेल्दी रखेगा। और सबसे बेस्ट है वो मेडिटेशन है। अगर आप मेडिटेशन करते हो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो वो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। वो आपको एनर्जेटिक भी रखता है और साथ में आपके माइंड को काम भी रखता है। तो मैं हमेशा जब अपने प्रिपरेशन के टाइम पे हमेशा मेडिटेशन 15 मिनट किया करता था। अगर आप करोगे तो आपका भी देखो, आपको भी लगेगा कि आपका एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है और आप चीज़ों को जल्दी मेमोराइज कर पा रहे हो, आप काम रिलैक्स रह रहे हो। तो मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ये कर सको तो ज़रूर करो। इस टाइम पे आपको मोटिवेट रहना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो,
फ़नी वीडियोस देखो। और ये जो न्यूज़ आ रहा है, कोरोना का न्यूज़ आ रहा है, जो कि डेथ का आ रहा है, और जो नेगेटिव न्यूज़ है, वो सबको आप अवॉइड करो और आप मोटिवेशनल वीडियोस देखो इस दौरान। प्रॉपर स्लीप लो, 8 घंटे का स्लीप लो। अभी के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा जागना नहीं है, आपको रेस्ट करना है, आपको काम रिलैक्स करना है। उसके लिए 8 घंटे का नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिन में अगर आपको सोने का मन करे तो आप दिन में 1-2 घंटे भी सो सकते हो। ये क्या होगा, आपको सोने के बाद क्या होता है, आदमी थोड़ा सा एनर्जाइज्ड हो जाता है, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ सकते हो। शाम का टाइम अच्छे से पढ़ाई होगा। मैं हमेशा क्या करता था, मैं हमेशा खाने के बाद, लंच के बाद 1-2 घंटे का नैप लेता था, और उसके बाद मेरा जो शाम का जो पढ़ाई होता था आफ्टर 4-5 o'clock, वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाता था, क्योंकि मेरा नींद पूरा हो जाता था और मैं एकदम एनर्जेटिक और अच्छे से पढ़ाई कर पाता था। तो आप स्लिप ले सकते हो दिन में भी 1-2 घंटे का पावर नैप, और रात में 6 से 8 घंटे सोने का ट्राई करो। उसके बाद ये चौथा टिप सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने कितना भी क्यों ना प्रिपेयर कर लिया हो, कितना भी आपकी तैयारी कितनी अच्छी ना हो, आपने सारा चीज़ कर लिया, आपने एनालिसिस कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, एवरीथिंग, लेकिन अगर आप ये चौथा टिप्स, अगर आप इसमें कुछ मिस्टेक कर जाते हो तो आपका सब प्रिपरेशन ज़ीरो हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। ये क्या है, आपको अपने आप को एग्ज़ाम से एक दिन पहले प्रिपेयर्ड कर लेना है। प्रिपेयर्ड इन द सेंस व्हाट, आपको एग्ज़ाम में जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होगा आपको उसे कंप्लीट कर लेना है। जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि एडमिट कार्ड, आपको अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट एक दिन पहले कर लेना चाहिए। आधार कार्ड ओरिजिनल, आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि आपके पास आधार कार्ड है, या फिर कोई भी आईडी जो कि वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा, आपके पास फ़ोटो हो। और आपको हमेशा याद रखना है कि एडमिट कार्ड का 2 कॉपी करना है, एक आपको अपने पास रखना, और एक इमरजेंसी में अगर आप उस एडमिट कार्ड को खो देते हो तो आपको अपने बैग में रखना है या फिर कहीं पे रखना है। और ये सारे काम आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले कर लेना है। और हाँ, एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ना ना भूलें। उसमें टाइमिंग होती है, शिफ्ट होते हैं, कौन सा टाइमिंग शिफ्ट है। अगर आप गलती से आपने शिफ्ट गलत पढ़ लिया और फर्स्ट शिफ्ट की जगह सेकंड शिफ्ट मन में सोच लिया कि सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है इस टाइम पे, तो आपका एग्ज़ाम वहीं पे ओवर। तो एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको ये इंश्योर कर लेना है कि मेरा एग्ज़ामिनेशन डेट ये है और इतने इतने बजे शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद है, आपको अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर कंफर्म ज़रूर करना है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है कि उन्होंने अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर कंफर्म नहीं किया और किसी और एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे चले गए, और मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। पर मैं टाइम से पहले निकला था, इसलिए मैं उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर पहुंच पाया था। तो आपको अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर कंफर्म ज़रूर करना है। गूगल मैप भी आजकल बहुत सारे जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर का जो एड्रेस है वो गलत बताता है। तो अगर आपको हो सके तो आप एक दिन पहले जाकर उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर को आप कंफर्म कर सकते हो। मैं हमेशा करता था कि मैं एक दिन पहले उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाता था, कंफर्म करता था कि यही वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। उसके बाद मैं अगले दिन कॉन्फिडेंटली उस जगह पे जाता था। हमेशा ट्राई करना है कि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर को 2 घंटे पहले पहुंचना है, ताकि अगर आपको रास्ते में ट्रैफिक भी मिल गया या फिर कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आराम से पहुंच सको। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रैली निकलने लगता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो जाता है कभी कभी। तो आपको हमेशा अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। हो सके तो एक दिन पहले जाके आप कंफर्म कर लो ये है मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर, और ताकि आपको वहाँ जाने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको सारा रास्ता पता रहेगा कैसे जाना है और आप वहाँ इजीली पहुँच सकते हो। उसके बाद मैं ये एक टिप्स जो कि मैं हमेशा अप्लाई करता था एग्ज़ाम के दौरान, जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठ जाते हो, अपने कंप्यूटर पे बैठ जाते हो, तो फिर भी आपके पास सारा प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेते हो, सिग्नेचर वगैरह एंड ऑल, तब भी आपके पास 10 मिनट्स का टाइम होता है। एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट का टाइम होता है। तो आपको इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। इस टाइम पे आपको इधर उधर नहीं देखना है, दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं देखना है कि क्या कर रहे हैं। आपको इस टाइम पे अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को काम रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग करना है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आपको अपने आँख को बंद करके
आपको ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है। आप थोड़ी देर में देखोगे 5 मिनट जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो तो आपका माइंड थोड़ा काम हो जाता है, आप रिलैक्स्ड फील करते हो। आपको विजुअलाइज करना है कि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे रहे हो और आपने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया है और हैप्पीली आप इस एग्ज़ाम को देकर बाहर निकल रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 10 मिनट का आपका जो छोटा सा एक्सरसाइज है वो आपको एक एज दे सकता है दूसरे लोगों से। आप काम एंड रिलैक्स रहोगे तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा। तो ये थे कुछ टिप्स जिसे अगर आप अप्लाई करते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर गोइंग टू गिव दिस एग्जामिनेशन। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने आप में बिलीव करो, आप कर सकते हो। और हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और चीयरफुल रहो, खुश रहने की कोशिश करो, कभी भी डीमोटिवेटेड फील मत हो। तो विजुलाइज योर सक्सेस, इसका मतलब है आपको अपने सक्सेस को विजुलाइज करना। आपने जो भी ड्रीम अपने लिए सोचा है, जो भी जॉब आपने लिए सोचा है, आपको ये विजुलाइज किया कि आपने उसे अचीव कर लिया है और आप बहुत ही अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर किए हो और आप अपने रिज़ल्ट को अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर रहे हो। आपको ये विजुलाइज करना, ये विजुलाइजेशन से आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको और अधिक मेहनत करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो हमेशा डेली आपको अपने सक्सेस को ज़रूर विजुलाइज करना है, जिसमें बहुत ही बड़ी पावर होती है विजुलाइजेशन में। तो आपको ये ज़रूर करना है। तो ये थे कुछ टिप्स जिसे मैंने खुद अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के दौरान अप्लाई किया था और मैं ये कॉन्फिडेंटली आपको भी कह सकता हूँ कि अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में कुछ मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर गोइंग टू गिव दिस एग्जामिनेशन। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आपको अपने आप को सेफ रखना है और आपको ये नहीं मानना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो मैं अभी रिलैक्स हो जाऊँ। आपको रिलैक्स नहीं होना है, आपको डेली कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करते रहना है। अगर आपको अपने ड्रीम को अचीव करना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और साथ में अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो आप उसे शेयर ज़रूर करें। आपके मन में अगर कुछ भी क्वेरी एसएससी से रिलेटेड हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। और या फिर मेरा एक फेसबुक ग्रुप है 1000 अचीवर्स नाम से, आप उस पर मुझे ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर गोइंग टू गिव दिस एग्जामिनेशन।